हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 8 विषय साइंस लेसन नंबर 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। इस चैप्टर में ज्यादातर सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, इनकी हानियां क्या है, इनके दुष्प्रभाव क्या है, यह किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है और कौन कौन हमारे लिए हानिकारक है, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में काफी डिटेल से बताया गया है। तो आज इसके वीडियो में बस हम जानेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन आंसर की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। चलिए आइए। तो पहला है क है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं उसे क्या कहते हैं। वैसे सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें इसका होगा आंसर चौथा विषाणु। क का आंसर होगा 4 विषाणु। क का आंसर होगा आंसर नंबर 4 विषाणु। विषाणु। ख है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। यानी दूध से दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव को हम क्या कहते हैं। तो दूध से दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। वरना जब दही जमता है तो उसमें एक सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक रहती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही में परिवर्तित होता है। तो इसका होगा आंसर 4, इसका भी होगा लैक्टोबैसिलस। 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 ग का आंसर होगा मलेरिया रोग का कारण क्या है। मलेरिया रोग जो होता है उसके मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण ही मलेरिया रोग होता है। चलिए आइए, इसका होगा पहला प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। एक है घ है, इसमें घ है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम को क्या कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम कहलाता है किण्वन। क्या कहलाता है। किण्वन। तो इसका होगा सेकंड किण्वन। किण्वन हो गया। अब अंग है लास्ट। अंग है कि पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है। पाव रोटी और इडली किसके कारण फूलता है। तो पाव रोटी और इडली ईस्ट के कारण खूब फूलता है, क्योंकि जब हम उसमें ईस्ट के पाउडर डालते हैं तो ईस्ट अधिक अधिक मात्रा में वो वृद्धि करते हैं, अनुकूल परिस्थिति पाकर वो वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के साथ साथ जब वो श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें खमीर बनता है, और वही खमीर की वजह से पाव रोटी फूली हुई लगती है। चलिए आइए, तो इसका उत्तर है ईस्ट। तीसरा है ईस्ट। ईस्ट हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस साइड हो जाएगा क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों
स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है क में है, क है कि विशेष यंत्र खाली स्थान का उपयोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किया जाता है। यानी वो कौन सा ऐसा विशेष यंत्र है जिसका उपयोग हम सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए करते हैं। तो सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए हम एक विशेष यंत्र का उपयोग करते हैं जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो इसका होगा सूक्ष्मदर्शी, इसका पहला होगा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। आइए ख में भरा जाएगा। ख में क्या भरेंगे? दलहनी पौधों के जड़ों में खाली स्थान जीवाणु रहता है। दलहनी पौधों के जड़ों में दोस्तों राइजोबियम जीवाणु होते हैं, राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ। और अगला और है ग है कि पोलियो खाली स्थान के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है वायरस यानी विषाणु बोल सकते हैं, विषाणु या वायरस। पोलियो रोग जो होता है वह विषाणु और वायरस के कारण होता है। घ है कि मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक खाली स्थान मच्छर है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण ही मलेरिया के जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो मलेरिया के रोग कारक है, वह एक ग्रसित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं। मलेरिया परजीवी के वाहक कौन है? तो इसका आंसर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। घ होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। सभी मच्छरों के काटने से नहीं होता है, यह एक विशेष होती है जिसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर, क्योंकि अगर ये हर एक मच्छरों के काटने से मलेरिया होता तो हमारे दैनिक क्रियाओं में दिन भर में न जाने कितने मच्छर काटते हैं, तो मलेरिया थोड़ी होता है। ये मादा एनोफिलीज मच्छर ही है जो कि मलेरिया का वाहक है। आइए देखिए, अंग है लास्ट वाला अंग कि सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से होता है। तो सिरका का उत्पादन किस सूक्ष्मजीव के सहायता से होता है? तो सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये अंग में होगा ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट। चलिए तो जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से करिए। चलिए तो हो गया, उम्मीद करता हूं हो ही गया होगा। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है टिक करने वाला, कौन सेंटेंस सही है और कौन सेंटेंस गलत है। चलिए आइए उसे भी टिक कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो हमारा तीसरा प्रश्न है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। तीसरा प्रश्न है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है कि सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। क्या सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में ही पाए जाते हैं? तो यह गलत है, क्योंकि सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में ही नहीं, हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हम देखते हैं उन सब में सूक्ष्मजीव की उपस्थिति है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी सूक्ष्मजीव उपस्थित है, हमारे हथेली पर भी सूक्ष्मजीव उपस्थित है। हम जहाँ पर भी अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो वहां पर सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति है। तो हम यह बोल सकते हैं कि सूक्ष्मजीव केवल मिट्टी में ही नहीं सभी जगह पाए जाते हैं। तो यह सेंटेंस गलत है। जो पहला सेंटेंस है
वह पहला सेंटेंस गलत है। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में ही मिलते हैं, यह गलत है। दूसरा है कि सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को क्या हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा इसलिए हम नहीं देख सकते क्योंकि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं, यानी बोले तो मिलीमीटर के हजारों एवं लाखों भाग से भी छोटे होते हैं। और हमारी आंखों की रेंज कितनी होती है? तो हमारी आंखों की रेंज होती है मिलीमीटर के 10वें भाग तक के बराबर की वस्तुओं को देखना। और ये सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? तो सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के लाखवें और हजारों भाग से भी छोटे होते हैं। तो हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो एक विशेष यंत्र है जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। तो यह सेंटेंस भी क्या है? गलत है। हमारा तीसरा सेंटेंस है कि डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। हाँ, तो यह सही है। डेंगू जो होता है वह मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। चलिए, चौथा है कि मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो हाँ, यह सही है। यह मलेरिया परजीवी का वाहक है। कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। हमारा पांचवा सेंटेंस है कि ईस्ट एक शैवाल है। गलत है। ईस्ट शैवाल नहीं है। ईस्ट एक कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। ईस्ट एक कवक है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेन्नर ने की थी। हाँ, यह सही है, क्योंकि चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेन्नर ने किया था। और यह आपके टेक्स्ट बुक में भी है। आइए देखिए, छठवां हो गया। सातवां हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां सेंटेंस है हमारा कि वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है? नहीं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। चलिए आइए आगे देखते हैं। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। टाइफाइड विषाणु से नहीं होता है, यह गलत है। यह सेंटेंस भी क्या है? गलत है। तो चलिए इसे जल्दी से आप उतार लीजिए और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मिलान करिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मिलान करिए। चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न बना लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। चौथा प्रश्न है मिलान कीजिए। मिलान कीजिए। चलिए ये देखिए, पहला कॉलम है, इधर है कॉलम ए, कॉलम 1, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड। चलिए आइए देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में राइजोबियम। कॉलम फर्स्ट में पहला है राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? तो राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इसका हो जाएगा तीसरा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यहाँ पर लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हो गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है प्लाज्मोडियम जीवाणु। प्लाज्मोडियम जीवाणु क्या है? प्लाज्मोडियम जीवाणु मलेरिया का परजीवी, मलेरिया फैलाता है। प्लाज्मोडियम जीवाणु मलेरिया। हो गया। चलिए, हमारा तीसरा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करते हैं? लैक्टोबैसिलस दही का जमना। दही के जमने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो लैक्टोबैसिलस दही का जमना, दूध दही का जमना। दही का
जमुना। और लास्ट है, नहीं, किण्वन। किण्वन क्या है? तो किण्वन सिरका का निर्माण। किण्वन किस में मदद करता है? तो सिरका का निर्माण। सिरका के निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है? किण्वन। सिरका का निर्माण, सिरका। सिरका का निर्माण। और हमारा पांचवा है लास्ट, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स एक जंतु रोग है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स एक जंतु रोग है। जंतु, जंतु रोग, जंतु रोग ही है। चलिए चलिए जी, जल्दी जल्दी से मिला लीजिए आप लोग भी। चलिए, तो हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? पांचवा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों होता है? चलिए इस प्रश्न को भी जान लेते हैं। पहले प्रश्न तो लिख लें। पांचवा है, सूक्ष्म जीवों सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? जरूरत होती है, जरूरत होती है क्यों? आइए देखते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी नंगी आंखों से, हम अपनी आंखों से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारों और लाखों भाग के बराबर या उससे भी छोटा होते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से मिलीमीटर के सिर्फ 10वें भाग तक के बराबर वस्तुओं को ही देख सकते हैं। और यही कारण है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो इसी बात को लिख देना है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, आंसर होगा कि हम अपनी नंगी आंखों से, हम अपनी नंगी आंखों से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 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 हम अपनी आंख से मिलीमीटर के मिलीमीटर के 10वें भाग तक के बराबर
वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते देख सकते हैं, परंतु परंतु सूक्ष्मजीव परंतु सूक्ष्मजीव मिलीमीटर मिलीमीटर के हजरहवें हजरहवें या हजरहवें लाखवें हजरहवें लाखवें भाग या उससे उससे भी छोटा उससे भी छोटा उससे भी छोटा होते हैं, उससे भी छोटा होते हैं। इसीलिए इसीलिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए इसीलिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। हो गया। हम अपनी नंगी आंखों से सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते, क्योंकि हम अपनी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग तक के बराबर वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें या उससे भी छोटे होते हैं। इसीलिए सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। जल्दी से इसे राइट ऑन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे, हमारे मित्र हैं। चलिए आइए समझते हैं सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे। पहले प्रश्न तो लिख लें, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे। छठवां प्रश्न है, सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे। सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं कैसे, आइए समझते हैं। जो सूक्ष्मजीव जो होते हैं ना, वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और हमारे लिए लाभदायक भी प्रूफ हो सकते हैं। तो यह बोला गया है कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक हैं। यह कैसे हमारे लाभदायक है, यानी सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं, कैसे मित्र हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम बात करते हैं, पर्यावरण की साफ सफाई में भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी है, कृषि के क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सूक्ष्म जीवों को हम अपना मित्र समझते हैं, यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र हैं। इसी बातों को लिख देना है। चलिए देखिए, लिखेंगे सूक्ष्म जीव, आंसर लिखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में घरेलू
घरेलू कार्यों से लेकर औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे रोग प्रतिरोधक टीका कृषि कार्य रोग प्रतिरोधक टीका तथा चिकित्सीय क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में पर्यावरण की साफ सफाई में पर्यावरण के साफ सफाई में तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सूक्ष्मजीव की अहम भूमिका सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। हो गया। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में घरेलू कार्यों से लेकर औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे रोग प्रतिरोधक टीका, चिकित्सीय क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के साफ सफाई में तथा मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सूक्ष्मजीव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सूक्ष्मजीव हमारे मित्र हैं। चलिए जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए ये प्रश्न लिखते हैं पहले, फिर समझेंगे तो लिखेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाँ, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो देखिए पहले प्रश्न लिख लेते हैं कि ईस्ट और चीनी के साथ
7वां प्रश्न है ईस्ट ईस्ट और ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद कुछ देर छोड़ देने के बाद कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? मैदे आयतन क्यों बढ़ जाता है? ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो आइए क्यों बढ़ जाता है, तो आइए हम बात करते हैं कि ईस्ट जो है, ईस्ट एक कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। ईस्ट जो है, ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम ईस्ट को मैदे के साथ गूंथते हैं तो मैदे में जो ईस्ट है वह अनुकूल परिस्थिति पाकर अपनी संख्या में काफी तेजी से वृद्धि करता है और साथ ही साथ श्वसन के दौरान यह काफी मात्रा में CO2 गैस का निष्कासन करता है, जिससे मैदे में खमीर बनती है और उसी खमीर के कारण हमें लगता है कि मैदे का आयतन बढ़ गया और मैदा हमें फूला फूला हुआ दिखता है। बस यही कारण है और इसी को लिख देना है। चलिए आइए लिखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ईस्ट कवक वर्ग ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है, जिसे कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम ईस्ट को मैदे और चीनी के साथ गूंथते हैं तो ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम ईस्ट को मैदे और चीनी के साथ गूंथते हैं तो ईस्ट अनुकूल परिस्थिति पाकर अपनी संख्या में काफी वृद्धि करता है, काफी तेजी से वृद्धि करता है, अब संख्या में तेजी से वृद्धि करता है, तेजी से वृद्धि करता है। साथ ही साथ
साथ ही साथ यह साथ ही साथ यह श्वसन के दौरान साथ ही साथ यह श्वसन के दौरान CO2 गैस का निष्कासन करते हैं। CO2 गैस छोड़ते हैं या निष्कासन करते हैं, निष्कासन करते करते हैं, जिससे जिससे मैदे में खमीर उत्पन्न खमीर बनता है, खमीर बनता है और मैदे का आयतन बढ़ जाता है, और मैदे का आयतन बढ़ जाता है। ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म जीव है। जब हम ईस्ट को मैदे और चीनी के साथ गूंथते हैं तो ईस्ट अनुकूल परिस्थिति पाकर अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करता है, और साथ ही साथ यह श्वसन के दौरान CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, जिससे मैदे में खमीर बनता है और मैदे का आयतन बढ़ जाता है। मैदे का आयतन बढ़ जाता है। चलिए जल्दी से इसे राइट ऑन करिए और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। तो चलिए लिखते हैं। चलिए सूक्ष्म जीव 8वां सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानियों का विवरण दीजिए। तो आइए हम लिखेंगे आंसर हम लिखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें हानि पहुंचाते हैं। यह मनुष्य तथा जीव जंतुओं के अनेक रोगों का कारण होते हैं और भी है कि यह हमारे भोजन, जल, हवा तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब इसी बातों को चलिए लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमारे लिए हानिकारक होते हैं जो हानिकारक होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। हो गया। लिखेंगे कि ये सूक्ष्म जीव
ये सूक्ष्म जीव मनुष्य, ये सूक्ष्म जीव मनुष्य एवं जीव जंतुओं, मनुष्य एवं जीव जंतुओं के अनेक अनेक रोगों का कारण होते हैं। ये हमारे भोजन, जल, हवा एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। हो गया। ये हमारे भोजन, जल, हवा एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये सूक्ष्मजीव मनुष्य एवं जीव जंतुओं के अनेक रोगों का कारण होते हैं। ये हमारे भोजन, जल, हवा एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। चलिए, इसका यही आंसर है, इसे राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? चलिए हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानते हैं। नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है भाई? इसका क्वेश्चन है नौवां, नाइट्रोजन चक्र नौवां। नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? कैसे संचालित होता है? आइए नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन चक्र कैसा संचालित होता है? तो जो नाइट्रोजन चक्र होता है ना, यह नाइट्रोजन चक्र गैसीय एवं ठोसीय दोनों चक्रण को दर्शाता है। नाइट्रोजन गैसीय एवं ठोसीय दोनों चक्रण को दर्शाता है। यह नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, और यह हमारे मिट्टी में भी अमोनिया के रूप में संचित होता है। यानी हमारे पेड़ पौधे वायुमंडल से भी ग्रहण करते हैं और अमोनिया और मिट्टी से द्रवित रूप में जल के माध्यम से ग्रहण करते हैं, अमोनिया के रूप में। जैसे अमोनिया को द्रवित रूप में जल से ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। तो यह ठोसीय एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं को दर्शाता है। जब यह नाइट्रोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो यह दैनिक क्रियाकलापों में इसे उपयोग में लाते हैं। फिर आहार श्रृंखला के माध्यम से नाइट्रोजन फिर उत्पादकता में जाता है। उत्पादक तो पेड़ पौधे हो गए, लेकिन उपभोक्ता आहार श्रृंखला के माध्यम से फिर वही नाइट्रोजन उपभोक्ता में जाता है और उपभोक्ता से सर्वोच्च मांसाहारी में जाता है। लेकिन जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे विनष्ट होते हैं तो अपघटन करता, यानी सूक्ष्म जीव या अपघटन करता इसे पुनः अपघटित कर मिट्टी एवं वायुमंडल में संचरित कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन चक्र अनवरत चलता रहता है। यही है नाइट्रोजन चक्र। तो इसी को लिख देते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आइए लिखते हैं। लिखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र आंसर
नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र गैसीय एवं नाइट्रोजन चक्र गैसीय एवं ठोसीय दोनों चक्रण को दर्शाता है। फिर लिखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वायुमंडल में, नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाए पाए जाते पाए जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं तथा 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 मिट्टी में अमोनिया के रूप में पाए जाते हैं। उत्पादक, फिर लिखेंगे उत्पादक पाए जाते हैं तथा उत्पादक नाइट्रोजन को गैसीय रूप में वायुमंडल तथा अमोनिया से द्रवित रूप में जल के माध्यम से ग्रहण करते हैं तथा उस नाइट्रोजन का उपयोग वे दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं और आहार श्रृंखला के माध्यम से आहार श्रृंखला के माध्यम से नाइट्रोजन
नाइट्रोजन उत्पादक से उपभोक्ता उत्पादक से उपभोक्ता में तथा सर्वोच्च मांसाहारी में संचरित होता है परंतु जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे मृत या विनष्ट होते हैं तो सूक्ष्मजीव या अपघटनकर्ता होते हैं तो सूक्ष्मजीव उन्हें अपघटित कर पुनः वायुमंडल तथा मिट्टी में स्थानांतरित या संचरित कर देते हैं जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। नाइट्रोजन चक्र गैसीय एवं ठोसीय दोनों चक्रण को दर्शाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं तथा मिट्टी में अमोनिया के रूप में पाए जाते हैं तथा उत्पादक नाइट्रोजन को गैसीय रूप में वायुमंडल तथा अमोनिया से द्रवित रूप में जल के माध्यम से ग्रहण करते हैं तथा उस नाइट्रोजन का उपयोग वे दैनिक क्रियाकलापों में करते हैं और आहार श्रृंखला के माध्यम से नाइट्रोजन उत्पादक से उपभोक्ता में तथा सर्वोच्च मांसाहारी में संचरित होता है। परंतु जब कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे मृत या विनष्ट होते हैं तो सूक्ष्म जीव उन्हें अपघटित कर पुनः वायुमंडल तथा मिट्टी में संचित कर देते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सिर्फ इन्हीं से नहीं बल्कि अनेक प्रकारों से भी बढ़ती है। जैसे ज्वालामुखी के फटने से भी नाइट्रोजन निकलता है और चट्टानों के फूटने से भी नाइट्रोजन वायुमंडल में संचरित होता है। तो अनेक प्रकार है नाइट्रोजन को वायुमंडल में संचरित होने की। तो चलिए इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हो गया। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी इस पाठ का आखिरी प्रश्न, लास्ट। पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? चलिए तो लिखते हैं, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। इस पाठ में भी दिया है पाश्चुरीकरण। एक महान वैज्ञानिक, फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम रखा गया। लुई पाश्चुरीकरण उन्हीं के नाम पर रखा गया है। फ्रेंच वैज्ञानिक थे ना। चलिए, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? 10वां प्रश्न है, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो जो पाश्चुरीकरण है ना, पाश्चुरीकरण दूध से सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने की यह एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और तथा गर्म करने के बाद इसे ठंडा कर शीघ्रता से भंडारण कर दिया जाता है। इसे ठंडा कर शीघ्रता से भंडारण कर दिया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और सूक्ष्म जो दूध है वो हमारा सुरक्षित हो जाता है। और इस प्रक्रिया का नाम फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम पर रखा गया, जिसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। चलिए आइए लिखते हैं कि पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे पाश्चुरीकरण, आंसर पाश्चुरीकरण से या ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि दूध से यह दूध से सॉरी यह दूध से सूक्ष्म जीवों को हटाने की एक प्रक्रिया है। हटाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है तथा उस गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारण कर दिया जाता है। जिससे दूध में उपस्थित
दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया का सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया का खोज लुईस फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए इस प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण इस प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण रखा गया। इसलिए इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। चलिए हो गया समाप्त। यह दूध से सूक्ष्म जीवों को हटाने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है तथा उस गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारण कर दिया जाता है, जिससे दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं और दूध सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया का खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। चलिए, तो यहाँ से यह सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद।